हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो कि पीरियोडिक टेबल्स है, साथ में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये दोनों हम कवर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, जिसमें हम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल और उसकी पूरी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं, वो अगर आपको आए तब उसके बाद ही आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक को समझ पाएंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आगे इसमें कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल और या फिर पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी जैसे जैसे हो रही थी वैसे साइंटिस्ट को इन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, यानी कि उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बेसिस पे उनको कहीं ना कहीं कैटेगराइज करना था। यानी उनको ऐसा दिख रहा था कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, कुछ अलग दिखाते हैं। तो इस तरीके से उनको उन्हें अरेंज करना था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या सेक्शन बन सके जिसमें उन एलिमेंट्स को वो कैटेगराइज कर पाएँ। तो इस पूरी रिसर्च में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कुछ थ्योरीज दी। जैसे कि सबसे पहले डॉबरनियर आए। डॉबरनियर ने कुछ ट्रेड्स के बारे में बताया, यानी उन्होंने कुछ पर्टिकुलर 3 से 4 एलिमेंट्स के एक ग्रुप बनाया और उसको बोला कि ये कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 3-4 कार्ड्स बनाए और उसमें बताया गया कि एलिमेंट्स के जो ये 3 कार्ड में एलिमेंट्स रखे गए हैं, मतलब एक कार्ड में जो 3 एलिमेंट रखे गए हैं, ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। तो ऐसे ही उसने बहुत सारे कार्ड्स बनाए। हालांकि ये जो कार्ड्स थे ये बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल हुए, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें कंसिडर नहीं रह पाए या फिर वो सेम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आगे जाके इस पर्टिकुलर जो आपके क्लासिफिकेशंस था वो आपका सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है। आपसे पूछ भी सकता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से न्यूलैंड ने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके मास के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग लगाते हैं, नहीं, उसने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही लगाया। तो उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं हर एक 8वें नंबर के बाद, यानी कि अगर मैं एक जो टोन होती है, यानी कि जो म्यूज़िक की टोन्स होती हैं, सारे गामा पाधा नी, फिर उसके बाद सा, यानी कि 8वां जो ऑक्टेव होगा या 8वां जो टर्म होगा उसमें वो एलिमेंट प्रॉपर्टी सेम दिखाएगा जो पहले वाले की है। तो यानी हर एक एलिमेंट 8वें नंबर पे आके वही सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। बट ये भी एप्लीकेबल कुछ ही एलिमेंट्स तक हुआ, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी थी ये आपकी एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी। तो इसको फर्दर फिर कैटेगराइज करने के लिए तीसरे व्यक्ति आए, जिन्हें मेन वैसे बोला जाता है कि ये इन्वेंटर थे ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। इनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव ने जब सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया तो मेंडलीव ने इसको एज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इसको क्या करा, कैटेगराइज करा। अब मेंडलीव ने जब इनको एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया तो उसने पाया कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज हो चुके हैं और इनमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। साथ में जो एलिमेंट्स एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में या एक ही पीरियड में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो यहाँ से एक इनिशियल सक्सेस मिली एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने की। हालांकि जो ये प्रॉपर्टीज़ थी ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे जाके सेम हो जा रही थी, यानी कुछ ऐसे भी ग्रुप्स बन जा रहे थे, ऐसे भी ब्लॉक्स बन जा रहे थे जहाँ पर 2 से 3 एलिमेंट्स एक जैसी सेम प्रॉपर्टीज़ या एक जैसा एटॉमिक मास शो कर रहे थे। तो इस जगह पर जो है यहाँ पर मेंडलीव जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए और ये भी कैटेगराइजेशन ज़्यादा सक्सेस या फिर फेल हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेंडलीव के बाद जो व्यक्ति आए उनका नाम था क्या, हेनरी मूसले। इन्होंने ही प्रॉपर पीरियोडिक टेबल को कैटेगराइज किया। अब हेनरी मूसले ने जो पीरियोडिक टेबल को कैटेगराइज करा वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करा। अब जैसे ही उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको कैटेगराइज करा तो उनको एक पीरियोडिक टेबल ऐसी मिली जहां पर कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स एक साथ कैटेगराइज हो गए। इवन उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो वहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखा रही थी। तो इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल को आने वाले अब हर एक टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। और ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये आपके सामने है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की थी। इन्होंने जो कंसिडर किया था मेनली एटॉमिक नंबर, वैलेंसी को ज़्यादातर इन्होंने कंसीडर किया था। यह आपके पास पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो इधर वाला अल्काली मेटल, इधर अल्कैलाइन अर्थ मेटल, फिर उसके बाद ये आपका पूरा मेटेलिक ग्रुप आ जाता है।
जिसे हम डी ग्रुप या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके बाद आगे इधर में मोस्टली इधर वाला जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये नॉन मेटल्स है, और ये जो बीच में आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है ये है मेटेलॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टिन, लेड, ये सब जो है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नोबल गैस की तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडोन, ठीक है। तो ये जो आपके पर्टिकुलरली लास्ट में जो ये गैसेस आ रही हैं ये नोबल गैसेस हैं। इनका इस नोबल गैस का मतलब ये होता है कि ना तो ये किसी के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ही ये क्या करती हैं किसी के साथ भी आपका ये ना तो रिएक्ट करेंगी, ना ही इसकी जो ऑक्टेट होती है वो आपकी हमेशा पूरी कंप्लीट होने की वजह से ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर या फिर प्रोटॉन शेयर का कोई भी ऐसा फिनोमिनन फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो कारण क्या है इसका कि इसके जो ऑक्टेट्स हैं, ऑक्टेट्स में जो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली कंप्लीटेड हैं, इसीलिए ये रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए इसे नोबल गैस भी बोला जाता है। इसके बाद इधर वाले एलिमेंट्स जो हैं इसमें मेटेलॉइड्स आ जाते हैं, यहाँ मेटल्स आ जाते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर देखो, अगर मैंने आपको ऑफ बॉल बताया था उसमें एक बोलते हैं हम कि ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, या मैंने बोला था आपसे कि जो कैटेगराइज है KLMN शेल उनको भी सब डिवीजन कर दिया जाता है SPDF में। तो जो लास्ट सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये वाले जो मेटल्स हैं इधर वाले, इनको S ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि इनके लास्ट देखो अगर आप फिल करोगे ना इलेक्ट्रॉन तो इसके S ग्रुप में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके D लास्ट जो एलिमेंट होगा या लास्ट जो सबशेल होगा वो D होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे। वैसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका P ग्रुप में, यानी कि जो लास्ट का इसका सबशेल होगा वो P होगा, P में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे। जैसे मान लो कि बोरोन की मैं बात करता हूँ तो 2s2 1s2 इसका जो कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 प्लस 1s2 2s2 और 2p1। तो 2p1 आप देख रहे हो, 2p1 में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भर रहा है जो हमने ऑफ बॉलो में देखा था। तो इसीलिए इसके p में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है, यानी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो p है, इसीलिए इसको बोला जाता है कौन सा ग्रुप, P ग्रुप, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इस पूरे टेबल को फॉलो नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर पूरे, अगर पहली तो ये आप देख लो तो ये टोटल आपके 18 ग्रुप हैं और ये टोटल 7 पीरियड हैं, ठीक है। तो इस 18 पीरियड और 7 ग्रुप में इसको कैटेगराइज किया गया। इसमें जो 7 ग्रुप थे इसमें ये, अगर इस पर्टिकुलर पीरियड की मैं बात करूं, ग्रुप की बात करूं तो इसमें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स जो थे वो आपकी वो सेम प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते थे जो इसके अदर ग्रुप्स में थी, ठीक है। तो इस कारण से इनको अलग से कैटेगराइज किया गया और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप था उसे बोला गया F ट्रांजिशन ग्रुप, यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो F के होंगे। अब यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर ग्रुप दिख रहा होगा F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जिसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स आते हैं। लेंथेनॉइड्स जो है वो आपका 57 और एक्टेनॉइड्स जो है वो 89th पे आता है। तो ये आपको दोनों याद भी रखते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स 57 और एक्टेनॉइड्स 89 में आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ग्रुप है, लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, ये S, ये P और ये D, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज, तो अगर आप इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक साइज आपका क्या होगा, जैसे अगर मैं लिथियम, बर्लियम, बोरोन, कार्बन इधर जाते जाऊंगा तो देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे ही आप इधर को जाते हो तो आपका क्या होगा, प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। और जो नंबर ऑफ शेल जो है वो तो एक कॉमन ही है उसमें, तो क्या होगा, दोनों प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिस कारण से क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करता हूं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एटॉमिक साइज हमेशा क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज होता है, ठीक है। ये बात है एटॉमिक साइज के लिए। इसके अलावा अगर मैं नीचे, ऊपर से नीचे जाऊं तो यहां पर एटॉमिक साइज क्या होगा, देखो हर एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है, जिस कारण से क्या होगा कि उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने में जो एटॉमिक साइज है वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गई एटॉमिक साइज की बात। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो वो है
दूसरी चीज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेबिलिटी। तो आपको पता है कि ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजीली आपके डोनेट कर देते हैं, वहीं आपके ये जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं या अटेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट से राइट में जाने में आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। ई नेगेटिव से अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा यहाँ से इधर जाने में आपकी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, वहीं ऊपर से अगर आप नीचे को जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एटम्स का जो साइज है वो आपका बढ़ता जाता है, तो बढ़ने की वजह से जो उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं उसकी क्षमता उनकी कम हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने में आपकी क्या होती है, कम होती है, रिड्यूस होती है। अब दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता, तो उसे हम कैसे बताएंगे। अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, तो इसीलिए यहां से इधर जाने में इलेक्ट्रॉन लूज ये बहुत ज्यादा इजीली कर लेंगे, ये इतनी इजीली नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट इसके ऑपोजिट ये कुछ ऐसा ट्रेंड बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा हूं। और ऊपर से नीचे जाने में इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता है वो आपकी ये वाले केस में बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एटॉमिक साइज भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में, इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपके वहां पर काम आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये आपके पास दिख रहे होंगे पूरे एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हाइड्रोजन जो था वो आपका किसने डिस्कवर किया था, कैवेंडिश ने। बट यहाँ पर जब हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई उसके बाद देखा गया कि हाइड्रोजन बहुत अलग अलग फॉर्म्स में रहता है, जैसे H+ में, H2+ में, H3+ में भी रहता है। तो H की जो पोजीशंस थी वो फिक्स नहीं थी, वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करता था, कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करता था। इस कारण से H को प्रॉपरली कहीं पर भी रखा नहीं गया। ठीक है, इसीलिए H जो है ये प्रॉपरली यहाँ पर मैनेज नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसे हेलोजेंस बोला जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कम से कम जो टेबल के नंबर्स हैं वो एटलीस्ट 30 तक तो याद रहने ही चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपने आगे का याद करा है तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का काम आपके हर एक क्वेश्चंस में और कंसेप्ट्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो मेन टॉपिक आता है जिस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले जो कार्बन है, अगर आप देखेंगे तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, क्या एटॉमिक नंबर है कार्बन का, 6 एटॉमिक नंबर है। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं या इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो 2 और 4 इसमें ये ब्रेक होगा। तो जो इसका एल शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। अब कार्बन की दिक्कत यह है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। बट क्या इतना फिजिबल है कि वो अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या गेन कर दे? तो इस कारण से क्या होता है, कार्बन इतना इजीली किसी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज नहीं कर पाता, इसीलिए वो एक अलग प्रोसेस को फॉलो करता है जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन एक्चुअली में अलग अलग एलिमेंट से जुड़ के एक बॉन्ड बनाता है और इस बॉन्ड को बोला जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी कार्बन का एटम है वो अदर एलिमेंट से जुड़ता है और उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इससे उसके ऑक्टेट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप भी वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, दूसरे वाले एलिमेंट्स के भी ऑक्टेट्स कंप्लीट, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो एक प्रकार का जो बॉन्ड है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसके अलावा कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है, कार्बन एक दूसरे से एक ही कार्बन की बहुत सारी बड़ी बड़ी चेन्स बन जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ये प्रोसेस जो है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन, ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर। ओजोन देखो O3, ओजोन ही अपने ऑक्सीजन 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 3 ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलके ओजोन बनाती हैं। वैसे ही फॉस्फोरस
P4 और सल्फर S8, ये सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं ये कैटिनेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो कोल जो है पर्टिकुलरली कार्बन कोल की फॉर्म में ही मिलता है और ये टोटल 4 फॉर्म्स में है जिसमें इसमें ये पाया जाता है। पहली है पीट्स जो कि सबसे प्योर फॉर्म, पीट्स, फिर दूसरा लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है वो सबसे प्योर फॉर्म है किसी भी कोल की। उसके बाद बिटुमिनस आता है, फिर आता है लिग्नाइट, फिर उसके बाद आता है पीट्स। याद रखना कि सबसे प्योर कोल जो है वो एंथ्रासाइड और सबसे बेकार जो है वो आपका कौन सा है, पीट। इसके अलावा लिग्नाइट को भी क्या बोला जाता है, ब्राउन कोल बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा बिटुमिनस जो है वो आपका रोड मेकिंग में कोलतार के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये मेजर एप्लीकेशंस हैं। साथ में आपको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ देगा कि सबसे प्योर कोल कौन सा है। अच्छा, इसके अलावा इसको याद कैसे रख सकते हैं, ये जस्ट एक ऐसा ट्रिक मैं बता दूं। अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो देखो A B ये अल्फ़ाबेटिकली, फिर L आता है, फिर P आता है। तो इसलिए जो सबसे ऊपर अल्फ़ाबेट में है वो सबसे ज़्यादा प्योर और जो सबसे नीचे है वो सबसे लोएस्ट यानी इम्प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख लो, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, और इनकी एप्लीकेशंस भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस के कारण ही आपका जो कार्बन है वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। एक्चुअली में वो ना तो शेयर करता है ना ही एक्सेप्ट करता है, ना तो वो डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है। वो प्रॉपरली 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, जिस कारण से उसके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाते हैं। वो एक प्रकार का साथ में कोवेलेंट बॉन्ड भी बना देता है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। जैसे अगर गेन करेगा तो ये H नेगेटिव बनाएगा जिसे हम हाइड्राइड कहते हैं, और हाइड्रोजन आयन बनाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कार्बन और उससे रिलेटेड कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर्स एक्चुअली ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, ताकि आपको ये क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहें। तो सबसे पहले बात करें तो मीथेन की, तो मीथेन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। तो इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन के भी ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गए, 2 2 2 2 2, और साथ में कार्बन ने भी 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग करी तो उसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उसके टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, ठीक है। नीचे अगर बढ़े हम तो NH3 अमोनिया, NH यानी N नाइट्रोजन के टोटल आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाएगा। हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर होता यह है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेट्राहेड्रल हो जाता है। उसका कारण ये है कि जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए तो वो कुछ इस तरीके से थे, बट यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था। लोन पेयर किस कारण से था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो 2 ये बचे, इसके अलावा 3 ने तो बॉन्ड्स बना लिया। अब ये जो 3 बॉन्ड्स हैं वो अगर ऐसे सीधे थे, लोन पेयर यहाँ पर आ गया तो ये लोन पेयर इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, जिस कारण से ये बॉन्ड्स जो हैं वो नीचे को चले जाएंगे और एक प्रकार का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, याद रखना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन NH3 जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। NH3 जो है उसका यूज़ होता है यूरिया बनाने में। ये फॉर्मूला है आपके पास NH2CO NH2। अगर NH3 को CO2 के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाए तो NH2CO NH2 बनाता है, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। ये पर्टिकुलरली यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में। इस यूरिया में आपका सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं होता है, साथ में पोटेशियम और फॉस्फोरस भी ऐड होती है, इसीलिए इसको NPK फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। आपसे एक पेपर में ये भी क्वेश्चन सब पूछा गया है कि फर्टिलाइजर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है इस 4 ऑप्शंस में से। आपके पास दे देगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन कुछ भी आपको दे देगा, तो आपको पता करना है कि ये आपका कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो याद रखना NPK का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, ये वाटर H2O का ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कन्फिग्रेशन ये आपके सामने है 2,6। तो इस कारण से क्या होगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक ये स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें हाइड्रोजन के भी ऑक्टेट्स कंप्लीट
ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होने की वजह से, ये आपके पास 2 लोन पेयर दिख रहे होंगे, इन 2 लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन को रिपेल करेंगे, तो हाइड्रोजन अगर सीधे भी था तो वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, H2O का। आगे अगर हम बढ़ें तो ये BF3 आपके सामने दिख रहा होगा। BF3 का स्ट्रक्चर ये है। अब बोरोन के पास अगर मैं बात करूं तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं 3। ठीक है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट या तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, या 3 इलेक्ट्रॉन को या 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। बट बोरोन ऐसा एलिमेंट है जो एक्चुअली में ना तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा, बट बोरोन आयनिक बॉन्ड्स बनाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोरोन तो नॉन मेटल है। तो इस कारण से क्या होगा कि बोरोन क्या करेगा, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड में ये क्या करता है, F के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये F के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, F को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बचेंगे इसके पास। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने क्या कर लिए, शेयर कर लिए F के साथ। F के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि F के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको तो जस्ट एक एक की जरूरत है। लेकिन बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, 3 पहले से थे और 3 उसने शेयरिंग से लिए, यानी 6 ही हो पाए। इस कारण से क्या होता है कि बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए एक एक्सेप्शन भी है, और साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि बोरोन का स्ट्रक्चर बताइए, या बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए होंगे। तो ये चीज़ इसीलिए बोला जाता है कि बोरोन जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है बोरोन का, BF3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ टर्म्स में, जैसे कि एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स जो है वो कार्बन की ही वो एक स्ट्रक्चर है, यानी कार्बन एक्चुअली में क्या करता है, कार्बन अपनी ही बहुत सारी चेन्स बनाता है, जिस कारण से ये कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। जैसे कि कार्बन की एक चेन जो है ग्रेफाइट होती है, वहीं एक चेन को डायमंड भी बोला जाता है, एक बकमिनिस्टर फुलेरीन भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन से ही बने हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। जैसे डायमंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है, कोल उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब बेसिकली अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो इसकी रेगुलर फॉर्म होती है, एक इर्रेगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, जो रेगुलर फॉर्म में जैसे कि डायमंड ग्रेफाइट हो गया, ये रेगुलर फॉर्म है। वहीं आपके इर्रेगुलर्स जो हैं वो आपका जैसे कोल हो गया, ठीक है, चारकोल हो गया, ये इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो रेगुलर फॉर्म में क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं, और इर्रेगुलर में एमोर्फस एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन का मतलब यानी कि जो आपके जो उसका विजुअल शो होगा वो क्रिस्टल की फॉर्म्स में वो एक दूसरे से कार्बन आपको दिखेंगे। जैसे डायमंड आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स में दिखता है, एमोर्फस में जैसे आपने कोयला देखा होगा वो पूरा का पूरा बिल्कुल एक दूसरे से मिला हुआ है। ठीक है, वो आपको प्रॉपरली ऐसे कुछ दिखेगा नहीं कि एक क्रिस्टल्स बन रहे हैं, तो वो एमोर्फस फॉर्म है। इसके एग्जांपल्स डायमंड, इसका एग्जांपल कोल, ग्रेफाइट हो गया, बकमिनिस्टर फुलेरिन हो गया, और इसके चारकोल और लैम्प ब्लैक हो गए। ये कुछ इनके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ग्रेफीन जो है वो आपका एक रेगुलर कार्बन है जो केवलर की फॉर्म में पाया जाता है, और ये केवलर जो है बेसिकली यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए। ठीक है, वहीं अगर मैं इधर इरेगुलर कोल्स की, चारकोल की बात करूं तो ये आपका एयर प्यूरिफायर और स्किन क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है। साथ में वाटर एयर प्यूरिफिकेशंस में भी चारकोल का यूज किया जाता है। लैम्प ब्लैक जो है वो आपका 98% कार्बन है, तो इसके पेंट्स बनाने के लिए, काले कलर के पेंट्स, प्रिंटर में इसका यूज किया जाता है लैम्प ब्लैक का। ठीक है, इंक बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर कार्बन से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो कार्बन का नेचर, कार्बन बेसिकली आपके 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यानी कि कार्बन जो बॉन्ड्स बनाएगा उसके बेसिस पे कार्बन को अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोला जाता है। अब सैचुरेटेड क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं तो वो एक प्रकार का क्या है, सैचुरेटेड बॉन्ड है, और अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 3 बॉन्ड्स हैं तो वो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो कार्बन है बेसिकली उसको 3 भागों में बांटा गया है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक्स। ठीक है, एरोमेटिक एक चेन है, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका बेंजीन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अल्केन की, तो अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, n का मतलब है कितने नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मान लो मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर बात करूं मीथेन की, ठीक है, तो अगर मीथेन का मतलब होता है 1 कार्बन। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, 2 1 2 + 2 4। यहाँ पर इसीलिए इसको मीथेन बोला जाता है। अगर HC की वैल्यू में 2 रख दूं तो यहाँ पर ये 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथेन। ठीक है, वहीं पे ये वाले कैटेगरी में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर ये CH2 तो खैर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, C2H4 ज़रूर होता है, क्योंकि CH2 में जो है वो उनके कन्फिग्रेशंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए वैसा कंपाउंड बन ही नहीं पाता है। सबसे पहला एलिमेंट इसका होता है इथीन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसमें बात करूँ तो इथाइन सबसे पहला एलिमेंट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एरोमेटिक की मैं बात करूं तो इसका सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है C6H6। ठीक है, उससे पहले कोई भी ग्रुप नहीं बन पाता है। अब ये पूरी की पूरी आपकी एलिमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी मैं थोड़े से आपको बता दूं किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मीथेन की, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, CH और ये H, सारे सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं C2H4 की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। C जो है वो आपका शेयरिंग करेगा डबल बॉन्ड की, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा और यहाँ पे एक H आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको ऊपर नीचे भी ऐसे कर सकते हो आप। C2H4 का ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इथीन की बात करूं तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ये देखो इनके सारे के सारे एलिमेंट्स के कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। 3 3 यहाँ से मिले, 1 1 यहाँ से मिल गया। ठीक है, इसमें 2 2 एक दूसरे से मिले और H H इन दोनों से मिल गए। अच्छा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ साइक्लिक फॉर्म में होता है, ऐसे। ठीक है, जिसमें हर एक में यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है और ये एक डबल बॉन्ड है, तो उसको एक छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और एक छोड़ के यहाँ पर आएगा। अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर। इसीलिए जनरली इसको ये एक्चुअली में बोला जाता है कि इसका जो डबल बॉन्ड है ये हमेशा इसके अंदर रोटेट कर रहा है और इसीलिए इसको अंदर से ऐसे घुमा दिया जाता है। ठीक है, रोटेट कर दिया जाता है। तो ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इनकी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इथेन जो है वो बेसिकली पेट्रोलियम में यूज़ होता है। इनकी कार्बन चेन्स होती हैं अप टू 50 तक। वैसे ही अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो ये फ्रूट राइपनिंग एजेंट में काम आता है, यानी फलों को पकाने के लिए। अल्काइन भी फल पकाने के लिए आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग में यूज़ होता है, ये नेचुरल फ्रूट राइपनिंग में होता है। यानी कि जो आपका फल पकता है पेड़ों में वो किसके कारण पकता है, अल्कीन की वजह से। और जो आप आर्टिफिशियली अगर आप फलों को पका रहे हैं तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो है एसिटाइलिन का या फिर इथीन के यूज़ से। अब इथीन का होता क्या है, जैसे इथीन यूज़ कैसे होता है, कैल्शियम कार्बाइड हम लेके आते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2। ये H2O के साथ रिएक्ट करता है। H2O आपके एटमॉस्फेयर में, इवन फ्रूट्स में भी आपके वाटर की फॉर्म ज़रूर होगी, वो दोनों रिएक्ट करेंगे और एसिटाइलिन बना देंगे, C2H2। अब यही C2H2 जो है वो हेल्पफुल होती है, वो हीट जनरेट करेगी और साथ में क्या करेगी, फलों को पका देगी। तो इसी कारण से ये एसिटाइलिन जो है वो हेल्पफुल है खाने को पकाने के लिए, सॉरी फ्रूट्स को पकाने के लिए। ठीक है, एसिटाइलिन जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये एक प्रकार से ऑक्सी एसिटाइलिन बनाती है और ऑक्सी एसिटाइलिन यूज होती है वेल्डिंग्स में। ठीक है, यूज्ड इन वेल्डिंग्स में। तो आपसे पूछ सकता है कि वेल्डिंग में कौन सा कार्बन का कंपाउंड यूज होता है, तो आपको याद रखना है इथाइन या एसिटाइलिन। ठीक है,
फ्रूट राइपनिंग के लिए, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के लिए इथाइन ही है या एसिटाइलिन ही है। लेकिन अगर नेचुरल फ्रूट राइपनिंग है, जो पेड़ों में फल पकते हैं, वो किस कारण से पकते हैं? इथेन की वजह से, इथीन की वजह से, या फिर इसको अल्कीन भी बोला जाता है। अगर हम एरोमेटिक एलिमेंट्स की बात करें, एरोमेटिक का मतलब एरोमा, यानी इसमें खुशबू होती है। तो जनरली ये आपके डिओड्रेंट्स में और सेंट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, परफ्यूम्स में। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में भी बेंजीन का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो ये टोटल 4 कैटेगराइजेशन है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, और उनकी कुछ एप्लीकेशन जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, तो ये कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब होता है आइडेंटिकल फॉर्मूला विथ डिफरेंट स्ट्रक्चरल। ठीक है, आइडेंटिकल फॉर्मूला विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड जो क्या होगा कि एक फॉर्मूला तो आइडेंटिकल होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कार्बन की एक ग्रेफाइट फॉर्म है और एक कौन सी फॉर्म है कार्बन की ग्रेफाइट और एक डायमंड फॉर्म है, तो वो एक प्रकार का एलोट्रोप है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि कोई कार्बन के एक ऐसे ग्रुप हैं जो आपके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग कर देते हैं, तो वो आइसोमर्स कहलाएंगे। पूरा एक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ कार्बन का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड पूरा का पूरा। जैसे मान लो कि C2H5OH है और एक दूसरा भी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है C2H5OH का, लेकिन इसमें OH एक में पहले पे लगा हुआ है, एक में लास्ट में लगा हुआ है। तो इस कारण से क्या होगा, या C3H6OH है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन एल्कोहल की जो पोजीशन है वो अगर डिफरेंट अलग अलग जगह पर लगी हुई है, तो इस कारण से वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी पोजीशन अलग होने की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये चीज़ नोमेनक्लेचर में भी यूज़ होती है। तो नोमेनक्लेचर अगर आपने बेसिकली पढ़ा है तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ज़्यादा डीप ना जाके जस्ट एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या आइसोमर्स होते हैं। अगली चीज़ है नोमेनक्लेचर। तो कार्बन का जो आपका नेमिंग है वो जनरली आपके कुछ इस तरीके से होता है, जो यहाँ पर आपके पास कार्बन की प्रेजेंस होगी उसी हिसाब से उसका नाम होगा। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सारे नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रॉप, और वैसे ही अगर मान लो C10 जो है वो डेक के लिए होता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं बोलूं कि C3, ठीक है, H8, तो C3H8 का जो फॉर्मूला है ये इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथेन, इथेन या प्रोपेन, तो इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके जो यहाँ पर कार्बन है वो कितने हैं, 3 है, तो इस कारण से ये प्रॉप है। 4 कार्बन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूटेन उसे हम कहेंगे। वैसे ही बॉन्ड्स के बेसिस पे उनको ईन बोला जाता है। अगर 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड लगे होंगे तो उनको ईन यानी ब्यूटीन, प्रोपीन हो जाएंगे, और अगर 3 बॉन्ड लगे होंगे तो ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला टर्म जिसे हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, यानी इसके नाम ही में है। अगर आपके कोई भी आयंस जो हैं वो आपके नोमेनक्लेचर में लगे होंगे जिसमें आपका पॉजिटिव आयन लगा होगा, जैसे मान लो अमोनियम लगा है अगर कार्बन के साथ, जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं CH, ये एक कंपाउंड है CH3NH4, तो यहाँ पे इसे बोलोगे मिथाइल अमोनियम, ईएम लग रहा है ना लास्ट में, तो इसीलिए ये ईएम कहाँ से आता है, ओनियम, पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, वैसे ही अगर हाइड्रोनियम लगा होगा तो उसको बोलेंगे मिथाइल हाइड्रोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर एक H की जगह पे कौन आ गया, NH4 आ गया। अगर इनकी जगह पर कौन लगा हुआ है आपका सल्फाइड, क्लोराइड या ऑक्साइड, यानी कि H2Cl या O2, तो आइड लग जाएगा, यानी नेगेटिव आयंस के केस में आइड लगाया जाता है आगे से, और अगर आपके पॉजिटिव आयंस है तो उसमें ओनियम लगाया जाता है, तो इसीलिए इसको अमोनियम बोला गया, हाइड्रोनियम बोला गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव आयन है तो उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, तो वो ध्यान रखना ओनियम होगा, और अगर वो आपका क्या है नेगेटिव आयन है तो उसका सफिक्स क्या होगा, आइड। ठीक है, आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बहुत एक बेसिक सी चीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबशन और ऑक्सीडेशन, ये 2 प्रोसेस दिखाता है केमिकल कार्बन। ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है इसी का ही। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स को हेटेरोएटम भी बोला जाता है, यानी कि वो एटम्स या फिर वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन या कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर लग जाए, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोएटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे जैसे कि आपका अमाइन हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? हेटेरोएटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर मेंशन है 5 और 6। ठीक है, अब इनके आप अगर नाम देखोगे तो ये एस्टर है, ये अमाइन है, इसका जो डिनोशन है वो इस तरीके से किया जाता है -NH2, यहाँ भी माइनस नहीं है, ये डैश NH2 है। ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, CO एसीटोन का होता है और अल्कोहल का OH होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक्चुअली में जिस भी हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेंगे उसकी जगह पे या तो NH2 कंबाइन होगा, COH कंबाइन होगा, CHO कंबाइन होगा, CO कंबाइन होगा या फिर OH कंबाइन होगा। सफिक्स जो इनके नाम होते हैं, अगर ये जुड़ गया तो उस कारण से जो आपके एलिमेंट का नाम है वो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मिथेन अमाइन हो जाता है। वैसे ही अगर एसिड जुड़ जाएगा COH तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। ओइक एसिड जुड़ जाता है इसमें, या इक एसिड या ओइक एसिड। वैसे ही अगर एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें अल जुड़ जाता है, जैसे मेथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। अगर हम एसीटोन की बात करें तो ओन जुड़ जाता है, मिथेनोन, इथेनॉन, मिथेनॉन, प्रोपेनॉन, ऐसे करके। अल्कोहल जो है उसके इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये आपके लास्ट में ओल जुड़ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इनके सफिक्स नाम हैं। अब इनके फॉर्मूले भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। बस इनके कुछ बेसिक कंपाउंड्स हैं वो आपको याद रखने हैं और उनकी एप्लीकेशंस, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि कौन सा कंपाउंड कहाँ पर यूज़ होता है और ये आपका किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्टेरिफिकेशन से। देखो, एस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिला दिया जाता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं, और साथ में रिलीज होता है वाटर। तो आपसे पूछ सकता है एस्टर किन दो चीज़ों को मिलकर बनता है? तो याद रखना, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दो चीज़ें, यानी कि एक तो अल्कोहल है और एक एसिड है। एक इथेनॉल क्या है? अल्कोहल ही है, ये बेस है, और इथेनोइक एसिड क्या है? एसिड है। ये दोनों बेस और एसिड मिलके एस्टर को फॉर्म करते हैं, जिसे हम इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। तो एसिड और बेस की रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन बोला जाता है यहाँ पे, और इसमें ज़्यादातर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ही यूज़ होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका अल्कोहल का है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको कंपाउंड मिल रहा है वो आपका एस्टेरिफिकेशन है। तो आपसे बोल सकता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर से क्या बनता है? तो ध्यान रखना, एस्टर बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, एक बार मैं इनको खोल के भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, RCOOH, यानी देखो RCOOH। अब ये R में आपका CH2, CH3, C2H6, C2H5, C3H7 ऐसे करके कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, ROH जो दूसरा वाला ग्रुप है वो आपका क्या है? R के अंदर, R डैश के अंदर कुछ भी, और OH यहाँ पर अल्कोहल आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो ये R और R, इधर वाला जो OH है ये आपका हट जाता है और यहाँ पर R कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और ये इसको हटा देगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को, और फिर ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिक्स होके H2O आगे बना देती है, जो आपको दिख रहा है एस्टर और वाटर। इसे हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस, यानी एडिशन ऑफ इथेनॉल या एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। अगली चीज़ है अमाइंस, इसका फॉर्मूला C2H5NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली दो कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं, एक है एथेनोइक एसिड और दूसरा है मेथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COH और मेथेनोइक एसिड का HCOH। इनके अदर नेम्स भी आपसे पूछ लेता है, जैसे मेथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं और इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका यूज़ विनेगर में यूज़ होता है एसिटिक एसिड, और आंट और बी के जो आपके ये होते हैं, डंक होता है जिसे स्टिंग बोलते हैं, उसमें एक्चुअली में कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड। ये ऐसे भी पूछ लेता है एप्लीकेशन के रूप में।
अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बेसिकली बहुत कॉमन यूज्ड कंपाउंड जो है वो मिथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसका ज़्यादातर यूज़ होता है एनिमल स्पेसिमेन को सेफ रखने के लिए। जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी पार्ट है, उसको अगर ज़्यादा टाइम तक सेफ रखना है ताकि वो आपका सड़े ना, रेंसिड ना हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करना है। फार्मास्यूटिकल्स, मॉर्चुरी में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं एसीटोन। एसीटोन को जो है नेल पेंट रिमूवल में यूज़ किया जाता है। नेल पेंट रिमूवर जो है वो आपका किससे बनता है, एसीटोन से बनता है। मिथॉन, ये जो आपके पास फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये CH3CO CH3 का फॉर्मूला है, जिसमें अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनेगा CH3COCH3 ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है किसका, एसीटोन का। एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल बेसिकली यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। सबसे कॉमन जो एल्कोहल है वो है इथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता है, डिनेचर्ड एल्कोहल भी बोलते हैं इसे। डिनेचर्ड एल्कोहल यानी कि जहरीली शराब एक है। ये कैसे बनती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनती है। यानी कि किसी भी आपके लिक्विड को जो किससे, ग्रेन से पाया गया है, यानी कि वीट से या बार्ले से या शुगर केन से, उसको कन्वर्ट किया जाता है। फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस होती है और एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो शुरू में ये एक प्रकार का डिनेचर्ड एल्कोहल होता है, जहरीला होता है। बाद में इसको प्यूरिफाई करके पीने योग्य बनाया जाता है। इसको और भी नामों से जाना जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि ये एक रेक्टिफाइड प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बनता है, इसीलिए इसे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से बोला जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। सर्जिकल में भी यूज़ किया जाता है, इसलिए सर्जिकल स्पिरिट। ग्रेन से निकलता है, इसलिए ग्रेन एल्कोहल। और रबिंग एल्कोहल जो है आपके इन्फेक्शंस में कहीं पर यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको रबिंग एल्कोहल बोलते हैं। पाउडर एल्कोहल और गैसोहॉल में भी इसको यूज़ किया जाता है। गैसोलीन में, गैसोलीन क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल में एक्चुअली में 9:1 में आपका इथेनॉल को ऐड किया जाता है, यानी कि अगर 90 भाग पेट्रोल का है तो 10वां भाग इथेनॉल का होगा। ये इसीलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसकी जो क्षमता है कंबशन की वो अच्छी है और पॉल्यूशन भी ये ज़्यादा नहीं क्रिएट करता है। हालांकि इंडिया में भी अभी जो है इसको 15 से 20% तक बढ़ा दिया गया है और धीरे धीरे टारगेट है कि इसको 30% तक गैसोहॉल में ऐड कर दिया जाए। इसकी जो वैल्यू है, इससे कॉस्टिंग भी थोड़ी सी कम आती है और इवन पॉल्यूशन में भी रिडक्शन होता है। इसके अलावा इसका यूज़ परफ्यूम और ड्रग्स में भी होता है। तो इथेनॉल आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल एलिमेंट है जो एल्कोहल का ही एक कंपाउंड है। इसके अलावा ये आपके पास दिख रहा होगा इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये HOCH2CH2 यानी C2H4OH जो है इसका फॉर्मूला है। यानी ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है कुछ। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH2 यानी अगर मैं इसको पूरा ओपन कर दूं, CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। अब ये इथाइल एल्कोहल जो है या इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इसको हम एंटी फ्रीजिंग में यूज़ करते हैं। एंटी फ्रीजिंग का मतलब जैसे आपके एरोप्लेन्स होते हैं ऊपर, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है क्लाउड्स में, तो क्या होगा कि कोई भी सामान हम उसके साथ लेके गए हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उस चीज़ को एंटी फ्रीजिंग से बचाने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल हेल्पफुल है किसी भी चीज़ को फ्रिज ना होने में, एंटी फ्रीजिंग का ये काम करता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखें तो इसका तीसरा कंपाउंड है मेथेनॉल। मेथेनॉल बेसिकली आपका कार्बन का ही एक कंपाउंड है, सबसे बेसिक कंपाउंड। मीथेन प्लस एल्कोहल से मिलके बनता है। इसे वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है वुड स्पिरिट मेथेनॉल है और इथेनॉल को रेक्टिफाइड स्पिरिट या सर्जिकल स्पिरिट बोला जाता है, तो दोनों में फ़र्क है। इसे वुड स्पिरिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वुड डिस्टिलेशन से बनाई जाती थी पहले। वुड डिस्टिलेशन की प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी, जिसमें ये आपके पास वुड का जो चूरा है उसको यहाँ पर डाला गया है पाउडर्ड कोल की फॉर्म में, इसे हीटअप किया गया और ये वाटर में यहाँ पर एक कोल तार की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप बेसिकली कंबस्शन में भी यूज़ कर सकते हो। इवन आपके कंस्ट्रक्शंस में भी इसका यूज़ रहता है। इसके अलावा यहाँ से कोल गैस रिमूव होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, जिसका यूज़ कोल गैस का जो है आप यूज़ कर सकते हो इंजन्स में या अलग अलग चीज़ों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस है किसकी, ये मेथनॉल की एक प्रोसेस है। अगला एक लास्ट इसका कंपाउंड है थायोइथेनॉल, C2H5SH। ये भी यहाँ पर यूज़ होता है किसमें, एलपीजी में। देखो सल्फर इसमें जस्ट यूज़ हो जा रही है, C2H5SH प्लस OH यहाँ पर यूज़ होता है। अब सल्फर के यूज़ होने से थायोइथेनॉल में इथाइल मर्सेप्टाइन जो है इसका पूरा नाम है,
क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें सल्फर यूज़ करते हैं, देखो इसको थायोल बोला जाता है, C2H5SH को, ठीक है। तो थायो इथेनॉल की वजह से क्या होता है, SH सल्फर के यूज़ होने से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है और वो स्मेल एक्चुअली में डिटेक्शन का काम करती है। जैसे आपने अगर LPG देखी होंगी, गैसेस जो आपके घरों में यूज़ होती है, उसमें से अगर आपको कभी अचानक से एक अलग सी स्मेल आए तो वो स्मेल किसकी वजह से आ रही है, सल्फ़र की वजह से। और वो सल्फ़र किस में ऐड है, थायो इथेनॉल, ये पूरा का पूरा कंपाउंड है वो एक्चुअली में उसमें ऐड किया गया है, जिस कारण से इसकी स्मेल ऐसी आ रही है। ये एक्चुअली में डिटेक्शन के लिए होता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है LPG में। तो किसका यूज़ हो रहा है, C2H5SL, जिसे C2H5SH थायो इथेनॉल, ठीक है, इसे बोला जाता है इथाइल मर्सेप्टाइन, इसका नाम है, ठीक है। इसे थायो इथेनॉल भी बोला जाता है या इथाइल मर्सेप्टेन, ये दोनों नाम हैं इसके, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, अगला है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें आपके सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लेकिन कंपाउंड आपका अलग अलग टाइप का है। जैसे आपका CH, मिथेनॉल मैंने बात करी थी, इथेनॉल बात करी थी, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूँ तो सेम जैसी ही हैं, दोनों एल्कोहल ही हैं, बेस ही हैं, बट दोनों में जो आपके होमोलोगस सीरीज का मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम ही लगे हुए हैं, दोनों में एल्कोहल लगा हुआ है, प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन क्या है, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए इनको होमोलोगस सीरीज या फिर होमोलोगस सीरीज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बोला जाता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ और भी हैं कार्बन के कंपाउंड्स, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2। ड्राई आइस की एप्लीकेशंस मैंने आपको पहले भी बताई हैं। इवन ड्राई आइस जो है आपकी, वो बेसिकली पहले मैंने आपको बताया था कि ये सॉलिड फॉर्म में होती है और डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ पे इसका यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आपकी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाती है, साथ में वाटर में अगर इसको आप डालोगे तो ये बबल्स की फॉर्म में बबल्स निकलते हैं इसमें से। इसके अलावा डीप रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ होता है, मॉर्चुरी में इसका यूज़ किया जाता है, एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज़ किया जाता है, साथ में मेडिसिन में, वैक्सीन बनाने में और वैक्सीन्स को सेफ करने में लंबे समय तक इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम जो है वो कार्बन की एक चेन है बहुत लंबी, जिसमें आपके पास ये कुछ पेट्रोल के फॉर्म्स हैं जो आपको यूज़ करते हो आप जनरल लाइफ में, जिसमें CNG, LPG, पेट्रोल और ये आपके कुछ बेसिक जनरल लाइफ के कार्बन कंपाउंड्स हैं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं ये आपसे पूछ सकता है। याद रखना मिथेन और इथेन जो है वो CNG में पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में मिथेन होती है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं LPG की तो इसमें ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होती है, बट ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होती हैं। तो ये जो है वो मिथेन और इथेन का, यानी कार्बन के पहले वाले कंपाउंड्स मिथेन और इथेन, मैथ एथ, और प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो किस में है, LPG में, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, ठीक है, जो आपकी कहाँ पर यूज़ होती है, घरों में LPG यूज़ होती है। CNG आप गाड़ियों में यूज़ करते हो, ठीक है। वैसे ही पेट्रोल अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअली में हेप्टेन या आइसो ऑक्टेन से बनता है और इसमें मैक्सिमम ऑक्टेन पाई जाती है एरोप्लेन के केस में, ठीक है। एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है उसमें ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स की ऑक्टेन फॉर्म पाई जाती है, अदरवाइज हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन दोनों को मिलाया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल में जो है 2 एंटी नॉकिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते थे पहले। एंटी नॉकिंग एजेंट्स का यूज़ ये होता था कि जैसे कभी कभी आपके जो पेट्रोल में इंजन है वो कभी नॉक ना हो, ठीक है, उस चीज़ को रोकने के लिए एंटी नॉकिंग, जैसे मोबिल ऑयल आपने कभी देखा होगा पेट्रोल पंप्स में रखा रहता था, जिसको आप पेट्रोल के साथ साथ डालते थे। वो कुछ 2 टाइप के होते थे, टेट्रा इथाइल लीड और BTX, बेंजीन टोल्यूएन ज़ाइलीन। बट क्या हुआ कि देखा गया कि ज़ाइलीन जो है वो आपका कैंसर कॉज करता है, इस कारण से इन दोनों का यूज़ जो है वो बैन कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा कार्बन के और भी कुछ कंपाउंड्स है, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ होती है और प्रोड्यूसर गैस में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन यूज़ होती है। तो दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड ही यूज़ हो रही है, वाटर और प्रोड्यूसर गैस में। बस वाटर गैस में आपका साथ में क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हाइड्रोजन H2O से आपका H2 निकला तो वो आपका क्या हो गया, वाटर गैस, और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन यूज़ होती है। प्रोड्यूसर एक्चुअली में वैसे भी आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है ज़्यादा हेल्पफुल है कोई खाना वाना बनाने के लिए, खेती बाड़ी में जैसे अब आप यूज़ करते हो तो उसको मिट्टी को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो एज अ प्रोड्यूसर का वो काम करता है, इसीलिए नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस बोली जाती है। और हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ा जाए तो वो वाटर गैस है, ठीक है। लास्ट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेंगे आपको।
सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, अगर सोडियम और पोटेशियम का एक चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की आगे से जुड़ी हुई, जैसे मान लो कि यहां पर CH3COH CH2COH मान लो जुड़ा हुआ है, यहां पर एक H को हटा के Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव से, तो ये एक प्रकार का सोप होगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम यूज कर लेंगे NH4 पॉजिटिव या SO3 नेगेटिव, तो ये एक प्रकार का क्या बनाएगा, डिटर्जेंट बनाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो आपके NH4 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की चेन से, और K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन जो है वो बनाती है क्या, सोप्स। ठीक है, तो ये आपका पूरी की पूरी चेन है जो आपको क्या बनाएगी, सोप्स या फिर डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हमने कंप्लीट किया कार्बन पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के साथ साथ अब हम कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं। तो ये आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन सॉलिड मिथेन द फोर्सेस बिटवीन नेबरिंग CH4 मॉलिक्यूल्स आर बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज। यहाँ पर बोला गया है कि सॉलिड मिथेन में जो फोर्स होता है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में CH4 में, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन है तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कोवेलेंट नेटवर्क। कौन सा इसमें से ऐसा एलिमेंट है जो एक्चुअली में कंपाउंड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन। ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन ही जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली अ सिंगल बॉन्ड। अब आपसे यहाँ पे पूछा है सिंगल बॉन्ड इस कौन से मॉलिक्यूल में होगा। तो अगर इन सबके मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे CH3COH का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH यहाँ पर COOH, बट ये आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन जो है वो एक्चुअली में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड है, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड में नहीं रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं HCN की, तो HCN का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन तीन कंपाउंड्स, तीन एलिमेंट्स को शेयर करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और एक हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो ये आपका इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो यहाँ पर भी देखो CH3 COO, ठीक है, यानी COO, यहाँ पर सेम वही बात आ गई। ठीक, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, CH3 CH2 COO CH3 का। तो इसमें भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। बट C2H6 क्या है, इथेन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स जॉइंट है, इस कारण से ये एक प्रकार का क्या है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, C2H6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा RDX जो है, RDX किसके लिए यूज किया जाता है। तो आपको सबको पता है RDX जो है वो एक्सप्लोजिव के लिए यूज होता है। RDX की अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो RDX की फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव या रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। साथ में इससे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि RDX के अंदर कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं या कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, CH2N2O2, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चारों चीजें इसमें होती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चारों चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज एलिमेंट देगा तो वो नहीं है। RDX में ये चार चीजें जरूर पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जनरली आपका क्या होता है, शेयरिंग की जाती है दो एलिमेंट्स के बीच में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो NH3 तो मैंने आपको बताया ही था अभी स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, एक टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर इसका होता है, यहाँ पे ये लोन पेयर्स होते हैं। CF4 की बात करें तो कार्बन F के साथ शेयरिंग करके
कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वैसे ही अगर HF की बात करें तो H और F ये दोनों एक दूसरे से एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। बट Li में अगर आप देखो तो ये आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है, तो ये एक प्रकार का आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे NaCl होता है वैसे ही LiF भी है, ये एक प्रकार का कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो ये आपका आंसर इसमें रहेगा। तो ऐसे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली में याद रखना एक रूल है जिसे बोला जाता है फजान रूल। ठीक है, या फजन रूल या फैजान रूल। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज को, फजान रूल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कैटायन का साइज, किसका, कैटायन, कैटायन मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे Al है, कैटायन का साइज या कैटायन के ऊपर पाया जाने वाला एनायन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन में, उतना ही ज़्यादा वो एक कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कैटायन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। साथ में अगर उसका साइज जितना ही ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ आपको। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बात करूँ तो यहाँ पर देखो Al है, एल्यूमिनियम। अब इस एल्यूमिनियम से नीचे नीचे आप जाते जाओगे तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसका कम होगा, क्योंकि नीचे नीचे इनके जो साइज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए एल्यूमिनियम गैलियम से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। वैसे अगर कार्बन और सिलिकॉन में बात करूं तो कार्बन ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इधर से इधर को जाएंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो आपका क्या बढ़ता है, बढ़ता या घट। जैसे आपको एल्यूमिनियम जो है 3+ है, यहाँ पर Si 4+ है, तो जितना 4+ या 3+ या 2+ और एक हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Na+ और Mg2+, तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन दिखाएगा, Al दिखाएगा, एल्यूमिनियम। फिर उससे थोड़ा कम Mg दिखाएगा और उससे भी थोड़ा कम Na दिखाएगा। तो जितना ज़्यादा उसके आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा वो एक्चुअली में कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है, या फिर जितना ही छोटा उसका साइज हो। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा होगा। तो अगर आप देखो इनको ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा कि Fe के पास 2 चार्ज हैं। वैलेंसी में मैंने बताया था ना, Fe और Cl, यहाँ पर 2 नेगेटिव आ जाता है तो 2 इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Sn की, तो Sn के पास भी 2+ हैं, Mg के पास भी 2+ हैं, बट Al के पास क्या है, 3+ हैं। अब क्वेश्चन एग्जामिनर इसमें ऐसा भी चेंज कर सकता है कि यहाँ पर उसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो इसने नॉर्मली किसको, कैटायन के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, यहाँ पर इसे इससे ऊपर से नीचे ऐसे अरेंज करे, तो वहाँ पर आपको साइज कंसीडर करना पड़ेगा। तो जिसका छोटा साइज उसकी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा रहेंगी। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है वो 2 एलिमेंट्स के बीच का फोर्स होता है जिससे वो एक दूसरे से जॉइंट्स रहते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड्स हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, वो एक दूसरे से जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उन दोनों के बीच में लग रहा है। जैसे H और H के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, H2 के बीच में। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड्स के 2 एलिमेंट्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंबाइन उनको जोड़ रहा है। तो इसके बेसिस पे आपसे पूछा है कि किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जिसके दोनों के बीच में ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो बोरोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, Br सिंगल बॉन्ड Br। F का भी सेम वही होता है, F सिंगल बॉन्ड F। इवन क्लोरीन का भी यही रहता है। बट नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड शो करता है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स उतना ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग उन दोनों के बीच में हो रही है। उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा शेयरिंग, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड्स और उतनी ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो आपका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड एमाइन। देखो मैंने आपको कौन सा बताया था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर इसने पूछ दिया एल्डिहाइड और एमीन, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बनाता है शिफ बेस।
ठीक है, याद रखना इसको, शिफ्ट बेस बनाता है, यानी कभी भी एल्डिहाइड और एमीन अगर यूज होगा, जैसे CHO जिसके लास्ट में लगता है उसे एल्डिहाइड बोलते हैं, और एमीन यानी NH3 अगर जिसके कंपाउंड के लास्ट में लगा हुआ है, वो दोनों अगर ऐड होंगे तो वो कौन सा बेस बनाएंगे, शिफ्ट बेस बनाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरली प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट, तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला जनरली ये होता है RCHNH2COOH। ठीक है, तो अमीन में एक्चुअली में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन तो होती ही होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, NH3 तो मैंने आपको बताया ही था, उसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन होती ही होती है। तो बचा क्या आपके पास, क्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा ये आपको COH में ऑक्सीजन भी दिख रही होगी, इसीलिए अमीनो एसिड है तो एसिड का मतलब COH तो उसके साथ जुड़ी ही रही है, तो जुड़ रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन भी रहेगा ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा इसका आंसर होगा, क्लोरीन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीइथीन, इससे ये मिलके बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ये एक्चुअली में पॉलीइथीन, और इथीन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है, C2H4। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स एक दूसरे से ऐसे चेन अगर बना दें तो वो पॉलीथीन हो जाता है, जो आप बेसिक लाइफ में यूज़ करते हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं। तो पॉलीथीन का यूज़ जो है वो आपका पॉलीथीन कहलाता है। आपसे इसका मोनोमर पूछा है, मोनोमर का मतलब एक सिंगल कंपाउंड, तो सिंगल कंपाउंड इसका क्या होगा, C2H4। तो मीथीन जो है या इथाइलिन इसको बोला जाता है, ये इसका मोनोमर है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो कि नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो NaCl, HCl, ये सारे आपके क्या हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका Na और Cl है वो एक दूसरे से आपके इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक के पास पूरा पॉजिटिव और एक के पास पूरा नेगेटिव आयंस जो है जनरली आ जाता है। ठीक है, तो वो दोनों की कैपेसिटीज इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पर एक पोल जनरेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा पोल जनरेट ही नहीं होगा, जैसे शेयरिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है, तो उस प्रकार के बॉन्ड्स, कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स बोलते हैं। कंपाउंड्स या नॉन पोलर बॉन्ड्स बोला जाता है। अब अगर आप इसको एग्जाम्पल से और इसके स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं F की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, F और F। तो ये तो एक्चुअली में नॉन पोलर ही है। क्यों है नॉन पोलर? क्योंकि यहाँ पर F और F दोनों सेम कैपेसिटी के हैं, तो दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट नहीं होगा। ये एक शेयरिंग में बना रहे हैं। CO2 की बात करें तो CO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर आपका बॉन्ड कनेक्टेड है, ऑक्सीजन इधर भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी के पास क्या है, ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं हो रही है। और सॉरी, ये ऑक्सीजन यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी ज़्यादा है डबल बॉन्ड्स बनाने की, बट यहाँ पर कार्बन जो है वो शेयरिंग कर रहा है। अब इसको समझते हैं आगे क्या चीज़ है। CHF3 का पहले अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो CHF3। ठीक है, तो F ज़्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, तो ये एक प्रकार का पोलर बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये एक प्रकार का पोलर बॉन्ड है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, आपसे नॉन पोलर पूछा है। NH3 की बात करें तो NH3 भी एक प्रकार का पोलर बॉन्ड ही है, क्योंकि N की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और इनकी कम होती है। वैसे ही अगर मैं HCl की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, पोलर बॉन्ड है। ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। अब इन दोनों में हमारे पास ऑप्शन बचे, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉन पोलर तो ये है, लेकिन इसके पास पोलर बॉन्ड ज़रूर प्रेजेंट है। पोलर बॉन्ड क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कैपेसिटी है कि ये ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके, बट उसके बावजूद भी ये नॉन पोलर हो जा रहा है। नॉन पोलर क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है कि ये पूरी की पूरी एक सिमेट्री है, जिसमें ऑक्सीजन लीनियरली अरेंज्ड है। तो इधर वाला और इधर वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस कारण से इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी ये नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे, साथ में इससे रिलेटेड आपका जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया, और यहीं पे ही आपकी केमिस्ट्री का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फर्दर आप इसको रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखिए, और साथ में अपने मॉक टेस्ट लगाइए। केमिस्ट्री और कंप्यूटर आपकी हो चुकी है फिनिश।
बस एक बार इसको प्रैक्टिस करके आगे के कोर्सेज में अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।